हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। सबसे पहले तो हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कल का क्या डिस्कशन हमने। तो एक बार फिर से एक बार समझ लो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कैसा है। कल हमने ये चार्ट ड्रॉ किया था। फिर से आपको प्रॉब्लम में एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया होगा, या आपको प्रॉब्लम में एफओबी प्राइस दिया होगा, या सीआई प्राइस दिया होगा। एक बार फिर से देख लो। अगर प्रॉब्लम में आपको एक्स फैक्ट्री दिया होगा और 10 to A, स्पेशली हम 10 to A पे ही बात करेंगे। 10 to A एसर्टेनेबल है और 10 to A नॉट एसर्टेनेबल है। अगर एसर्टेनेबल है, वेसल और व्हीकल से लाया, तो यार टेंशन ही नहीं है। एक तो सब 10 to A की पांचों कॉस्ट एसर्टेनेबल है, एक्स फैक्ट्री प्राइस बेस दिया है, और वेसल और व्हीकल से आया है, तो चुपचाप एक एक ऐड करते जाओ। एक्स फैक्ट्री में वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, एफओबी, 10-1 की एडजस्टमेंट, और वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, निकल गया, बात खत्म। ओके, तो यहाँ बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से लाया होगा और आपका एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर, इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कि एक्चुअल कितना है या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी कितना है। तो यहाँ एडजस्टेड एफओबी आपको वर्किंग नोट में अलग से निकालनी पड़ेगी, एडजस्टेड एफओबी निकालनी पड़ेगी। एफओबी कैसे निकलती है? एक्स फैक्ट्री प्लस वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन प्लस वहाँ का लोडिंग प्लस 10-1 की एडजस्टमेंट, एडजस्टेड एफओबी निकलेगी। और वो एडजस्टेड एफओबी जो यहाँ पे आएगी उसका 20%। अब इन दोनों का जो लोअर अगर एक्चुअल है तो ये फॉर्मेट है। ओके, एक्चुअल आपका लोअर है तो ये फॉर्मेट से जाओ। 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी या नॉट एसर्टेनेबल होगा तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, तो फिर फॉर्मेट बदल जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट ये फॉलो कर रही है कि एक्स फैक्ट्री लिया और आप 10 वो एक्स फैक्ट्री में 10-1 की एडजस्टमेंट कर रहे हो, और 10 to A में अगर आप वो 20% ऐड कर रहे हो, मतलब आप तीनों खर्चे ऐड कर रहे हो। ये वाला ओके, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वाला, और वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन, ये 10 to A में प्रिज्यूम मान लिया जाएगा। फिर आपका ये अलग से ऐड नहीं होगा। हाँ, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? आपको यहाँ ध्यान देना है कि वर्किंग नोट में मैंने एफओबी निकालने के लिए ऐड किया सबको, लेकिन वो जो 20% आया वो डायरेक्ट एक्स फैक्ट्री में ऐड कर दिया। मतलब आपने ये तीनों खर्चे ऐड कर दिए, ये समझा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, यू अंडरस्टूड। ये था बेटा कि अगर यहाँ पे एक्स फैक्ट्री एफओबी दिया होगा, एफओबी में एसर्टेनेबल होगी 10 to A, एंड इफ नॉट एसर्टेनेबल होगी, वेसल और व्हीकल से आया होगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब एक्चुअल बेसिस पे। और अगर एफओबी दिया है तो उसमें एक्चुअल बेसिस पे इंक्लूडेड ही होगा। 10-1 की एडजस्टमेंट करो, वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन ऐड करो, एक्चुअल इंश्योरेंस ऐड करो, खत्म करो सीआईएफ वैल्यू। लेकिन अगर बाय एयरक्राफ्ट होगा तो एक्चुअल या 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। अगर एक्चुअल कम होगा तो ठीक है, ये फॉर्मेट से जाओ। पर 20% का क्राइटेरिया फंस गया, या नॉट असर्टेनेबल और 20% का क्राइटेरिया फंस गया, तो पर अब यहाँ पे बात को समझो। आपको डेटा एफओबी दिया है, आपने 10-1 की एडजस्टमेंट कर दी, एडजस्टेड एफओबी आ गया, वो एडजस्टेड एफओबी का 20% ले लिया। अब हम 20% में, जब एक्स फैक्ट्री है तो एक्स फैक्ट्री में हम 20% में प्रिज्यूम करते हैं कि 3 कॉस्ट ऐड हो गई। पर एफओबी है तो एफओबी में वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ का लोडिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग इंक्लूडेड है, और हम 20% भी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ डबल एडिशन हो जाता है। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक्स फैक्ट्री प्राइस नहीं निकाल सकते, तो डबल एडिशन होगा ही होगा। आप बात को समझ रहे हो? डबल एडिशन होगा ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डबल एडिशन होता है, ऑप्शन नहीं है, आपको यही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। 20% भी ऐड करना पड़ेगा, एफओबी में भी इंक्लूडेड है, और इंश्योरेंस निकाल लो, बस खत्म। बहुत ही सिंपल है। और बेटा अगर आपको सीआईएफ प्राइस दी होगी, वेसल और व्हीकल से आया होगा, तो कुछ नहीं करना है, सीआईएफ में 10-1 की एडजस्टमेंट करना है, असेसेबल वैल्यू। पर एयरक्राफ्ट से आया होगा तो फिर आपको बैकवर्ड निकालना है एफओबी। एफओबी में 10% 10-1 की एडजस्टमेंट, एडजस्टेड एफओबी, फिर 20% एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच इज लोअर, वो ऐड करना है। आपको कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड करना है, असेसेबल वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आपको ये चार्ट फॉलो करना है, इस तरह से आपको ये चार्ट फॉलो करना है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल मैनर में, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे नेक्स्ट चैप्टर में, पिल्फरेज। ओके, तो अब ध्यान से सुनो।
कंसेशन अंडर कस्टम्स में हमने देखा था कि अगर आपका गुड्स पिल्फर्ड होता है, सुनिएगा, अगर आपका गुड्स पिल्फर्ड होता है और वो जो पिल्फरेज है, आई रिपीट, वो जो पिल्फरेज है आफ्टर अनलोडिंग, ध्यान से सुनना, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस, यानी C2E के बीच में होता है, तो इंपोर्टर शैल नॉट बी लायबल अनलेस ही रिस्टोर बैक, लेकिन लाइबिलिटी कस्टडियन पे है और वो ड्यूटी उस दिन के रेट से देगा जिस दिन मैनिफेस्ट फाइल होगा। 22 अबेटमेंट, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ AC और DC, आई रिपीट, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ AC और DC। अगर आपका गुड्स डैमेज और डिटोरिएट होता है बिफोर और ड्यूरिंग, हाँ बिफोर और ड्यूरिंग दोनों को अप्लीकेबल है, डैमेज और डिटोरिएशन, तो विदाउट एनी कंडीशन। आफ्टर अनलोडिंग अगर होम कंजम्पशन होगा तो बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट नॉट बिकॉज ऑफ निग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट यहां पे वेयर हाउस होगा तो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड नॉट निग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। आई रिपीट, आपको वो बेनिफिट दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अबेटमेंट करस्पॉन्डिंगली जितनी वैल्यू कम हुई उतना ड्यूटी कम कर दिया जाएगा। 23 रेमिशन वेवर इन केस ऑफ लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन। 23(1) लॉस और डिस्ट्रक्शन का वेवर, 23(2) अबेंडनमेंट्स ऑफ राइट। तो इफ एनी गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड अदरवाइज देन पिल्फरेज, कम ऑन, अदरवाइज देन पिल्फरेज, अगर कोई भी गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, और वो केस पिल्फरेज की नहीं, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, ऑर्डर नहीं, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, तो आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा, रेमिशन दे दिया जाएगा। सेकेंड, अबेंडनमेंट्स ऑफ राइट, ऑर्डर मिलने के पहले, ऑर्डर ऑफ होम कंजम्पशन वेयर हाउसिंग, अगर आप अपने राइट्स अबेंडन करना चाहते हो तो कर सकते हो विदाउट ड्यूटी, लेकिन अगर आपने ऑफेंस किया होगा तो फिर वो अबेंडन नहीं हो पाएगा। फिर सेक्शन 22 हमने पढ़ा, री इम्पोर्टेशन, ठीक है। तो चलो वो हम आगे रिवाइज करेंगे, आज की रिवीजन यहाँ रोकते हैं और हम हमारा डिस्कशन चालू करते हैं, ठीक है, ओके।